हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो आज के टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, करंट को किस तरीके से मेजर करेंगे हम लोग, और करंट को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन कैसी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ द करंट फ्लोज इन वायर, और एक वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी या नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, इसके बारे में चर्चा होगी। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, और उन सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा। तो आज हमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 to 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक हमारी जो भी पिछली क्लास हुई थी वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक है, एक मिनट में, जी बोलिए सर। सर वो लास्ट क्लास में से सर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस में से सर कुछ कंफर्म करना था। बताइए। सर तो मतलब फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट देयर मस्ट बी डिफरेंस इन द करंट, हाँ देयर जी। मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, यस। और सर अगर उसी को वो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि आपके किसी भी वायर के अंदर दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं उन यस वोल्टेज सर। का डिफरेंस पोटेंशियल जी डिफरेंस सर। कहलाएगा, जिसे आप ओके। वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इतना है, जी बाकी सर। और न्यूमेरिकल करोगे और समझ में आ जाएंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। जी तो आज की हमारी क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक चर्चा करने हैं वो आप लोगों के सामने टॉपिक बताए गए कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो करता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दे रखा है, कहता है कि करंट फ्लो, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसी को आप कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। यानी करंट का मतलब ये है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन टू चार्ज, जब दो चार्ज बॉडीज हैं एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब दो डिफरेंट चार्ज बॉडीज होती हैं और उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो अलग चार्ज बॉडीज हैं और उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग है, तो कहता है कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर, अगर उसको एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो देन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जो भी उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा बॉडी के अंदर एट हाइयर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी है जिसका नाम ए है और एक दूसरी चार्ज बॉडी है जिसको आप बी से बोलते हैं, तो ए और बी को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है तो हमेशा जो भी वायर के अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर मैंने इसको हाइयर बोला हुआ है और इसको लोअर बोला हुआ है तो चार्जेस हाइयर टू लोअर तक फ्लो करते रहेंगे जब तक पूरे में, यानी बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल, जब तक सेम पोटेंशियल एक्वायर नहीं हो जाती। तो यही वो कंसेप्ट है जो मैंने कल भी बताया था कि जब भी दो चार्ज बॉडीज को किसी मेटल वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है यहां पर अभी? ठीक है, आगे देखते हैं। कहता था इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, एक्चुअल में वो फ्लो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो इन्हें कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे जैसे कि मेटल वायर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, तो जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन द 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में उस पॉइंट के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। दोबारा से समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम पता लगाएंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहे हैं उस कंडक्टर के अंदर वो 1 सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं एक गिवन पॉइंट पर। 1 सेकंड में जितने भी चार्ज उसके अंदर पास कर रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा और वो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को निकालेंगे कैसे, आगे लिखा हुआ भी है, इफ ए चार्ज ऑफ q कूलम्स फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन t सेकंड। यदि आप मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर में ये एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के अंदर अगर q कूलम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं t टाइम में, यानी टाइम जो है वो t सेकंड लग रहा है और q कूलम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाएगा मैग्नीट्यूड I फॉर करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट गिवन बाय। तो उसको आप कैसे बताएंगे, तो इसी को बताने के लिए बताया कि अगर आपको किसी भी वायर के अंदर कंडक्टर का पता, किसी भी वायर के अंदर करंट का पता लगाना है तो उसके करंट का मतलब है कि उसके अंदर कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और वो चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उस वायर के अंदर जो करंट आएगा वो 1 एम्पियर के इक्वल कहलाएगा। इसी को आगे देखिए, आगे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से ये बोला गया है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है उसी को आप करंट बोलते हैं। करंट को सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। अब फ्लो ऑफ 1 एम्पियर मींस अगर किसी वायर के अंदर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं एवरी सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो 1 एम्पियर की वैल्यू क्या हो गई, 1 कूलम पर सेकंड। इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम पर सेकंड। किसी भी तरीके से बोल लीजिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकंड, और 1 कूलम बटे 1 सेकंड को ही 1 एम्पियर का नाम बताया गया है। करंट इज मेजर्ड विद एन एमीटर, और करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है एमीटर, वो करंट बताता है। और कल बताया था मैंने आप लोगों को कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम वोल्टामीटर होता है। तो इस तरीके से आपने फार्मूला देख लिया कि I बराबर Q अपॉन T। ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, और चार्ज को हमेशा कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। इसके अंदर जब कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब जाकर उसके अंदर करंट पास होता है। अगर आप यहां पर मेटल देख रहे हैं, ये जो मेटल है इस मेटल वायर के अंदर मैंने अभी करंट को फ्लो नहीं कराया है, तो यहां पर जो आप इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडमली मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स है मूव इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, वो एक रैंडमली डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब उस वायर के अंदर आप करंट पास कराते हो तो करंट पास कराने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन, देयरफॉर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें पता चला कि ये एक मेटल वायर है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हम कह सकते हैं कि द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर्स हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं विद द सर्किट। जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो उसमें एमीटर और वोल्टामीटर दोनों को प्लेस करके भी समझाया जाएगा। विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, क्योंकि एमीटर का काम है करंट को मेजर करने का। तो एमीटर को जब आप अपने सर्किट डायग्राम में सीरीज में लगाते हैं तो उस सर्किट डायग्राम में कितना करंट आ रहा है उसे आप एमीटर से पता लगाते हैं। तो एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल करंट को फ्लो करता है। इसलिए वोल्टामीटर को आप लोग किसी भी सर्किट डायग्राम के, अगर मान लीजिए ये मैंने एक यहाँ पर कंडक्टर बना दिया, इसको लिख दिया A और B पॉइंट, तो यहाँ से आप इस तरीके से वोल्टामीटर को लगाते हैं।
जैसे मैंने कल भी आपको डायग्राम में लगाकर दिखाया हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है अभी भी। चलिए मूव करें आगे, अगले टॉपिक में मूव करते हैं। हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू किस तरीके से फ्लो करता है, यानी करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पीडी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर so as to get continuous flow of current is to connected the conductor between the terminal of a cell or a battery। अगर आप चाहते हो कि लगातार किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो आपको उसको सेल या बैटरी से कनेक्ट करके रखना है, तभी उसके अंदर लगातार करंट फ्लो कर सकता है। तो सिंपल वे क्या है पीडी को मेंटेन करने का, कि कंडक्टर के अंदर लगातार करंट का फ्लो करना चाहिए और वो हमेशा किसी बैटरी से या सेल से कनेक्टेड रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये आपके सामने वायर लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये वायर लगी हुई है और वायर के साथ यहाँ पर स्विच लगाया गया। ये स्विच है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये डायग्राम बनाना है। और अगर यहाँ पर लगातार करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने के बाद ही ये बल्ब ग्लो करेगा। लाइटेड बल्ब ग्लो तब तक करता रहेगा जब तक इसके अंदर लगातार करंट फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस किस तरीके से फ्लो करते हैं। अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू दैट ऑफ ए लोअर पोटेंशियल। हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी यहां पोटेंशियल हायर है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। इस तरीके से मूव करेगा ये, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये इसका हम मार्क लगाएंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जब ये चार्ज इसमें नेगेटिव से एंटर करता है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बैटरी के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज हायर हो जाता है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हायर हो जाता है फिर ये हायर टू नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो करता है आउटर सर्किट में, यानी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोली गई है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन जो बैटरी के अंदर होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बोली जाती है। तो वेयर इज ए फ्री नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल रीजन टू ए हायर पोटेंशियल। तो नेगेटिव हमेशा लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। तो दस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे जब तक चार्जेस भी फ्लो नहीं कर सकते। इसे कहते हैं हायर टू लोअर चार्जेस का फ्लो करना। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की आपके सामने डायरेक्शन क्या बताई जाती है। कहता है जब इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड अ लॉन्ग टाइम बैक इट वाज नोन दैट, जब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लंबे समय के बाद इन्वेंटेड किया गया था तो इट वाज नोन दैट, ऐसा माना गया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज थे। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम, तो उस समय सिर्फ हमारे को दो ही चार्ज मालूम थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस समय में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो पॉजिटिव चार्ज। तब ऐसा बोला जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते थे। ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता था। उसी को कहते थे आप लोग कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो समझा गया। इसीलिए लिखा गया कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए इनसाइड पहले बोला जाता था कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसको बोला गया है कन्वेंशनल करंट, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन एक्चुअल में जब बैटरी के अंदर देखा गया तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हुई, क्योंकि बाय कन्वेंशन ऐसा बोला गया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करने की वजह से ही पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी सेल के अंदर या बैटरी के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है, एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों ने यहां पर अभी समझा इसके बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है।
हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। तो अब अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये आप लोगों को यहां पर समझना होगा। कहता व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बोला कि जब यदि कोई वायर, जैसे कि ये एक मेटल वायर है, अगर इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से अप्लाई नहीं किया गया है, यानी किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, then the electrons present in it move at random in all the direction। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं इस डायग्राम में, ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम डायरेक्शन को दिखा रहा है बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वायर, क्योंकि मेटल वायर जो है वो एक एटम से बना हुआ और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। When जब कहता है अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी, और जब आप उस वायर को किसी बैटरी से यानी सेल से कनेक्ट करते हैं, is connected between the ends of the metal wire, then an electric force acts on the electron। तब उस बैटरी के द्वारा से एक फोर्स लगाई जाती है उस मेटल वायर पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है प्रेजेंट इन द वायर सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज बताया गया है वो नेगेटिव है, याद होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तब आप देखोगे कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये जो वायर कनेक्टेड है ये नेगेटिव है, यानी ये हिस्सा क्या है नेगेटिव। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये हिस्सा नेगेटिव है और यहां पर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। जब वायर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे, इसे कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सही है। आगे लिखा हुआ है दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से हम कह सकते हैं कि वायर के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इससे ये साफ क्लियर हो गया कि अगर मैं वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन देखूंगा तो वायर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी, और इनसाइड द वायर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कहलाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि पीछे ये बोला गया था, पीछे वाले उस बात में, कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो बोली गई है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, यानी जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है इनसाइड द वायर वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसी बात को यहां पर इस डायग्राम में समझाया गया है खूब अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इस तरीके से आप एरोस को रिप्रेजेंट करके ही लिख सकते हैं। आगे समझ में, चलिए मूव करते हैं आगे हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए बोला गया है एक सेल या बैटरी होनी चाहिए। आप कई सारे सेलों को मिलाकर बैटरी बनाते हैं, काफी सारे सेल्स को मिलाकर बैटरी बनाई जाती है। कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्योंकि बैटरी के द्वारा ही वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्ज होती है। बट देयर मस्ट बी ए कंडक्टिंग पाथ, लेकिन उस चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक पाथ की जरूरत पड़ती है, जैसे वायर की जरूरत है, ग्लो कराने के लिए बल्ब की जरूरत है। बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी सेल के दो टर्मिनल होते हैं, देख रहे हैं आप, एक पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वायर, बल्ब वगैरह, स्विच वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है। विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव कॉजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, यानी वायर के अंदर लगातार जो करंट फ्लो करता है, एंड अदर रेजिस्टेंसेस, और उस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि वायर के अंदर ये जो बल्ब है ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये करंट को रोकेगा, करंट रुकेगा और कहीं ना कहीं बल्ब ग्लो भी कर सकता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे रेजिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल, क्योंकि आप बार बार वायर जो आपने बैटरी से कनेक्ट करी है वहां से वायर को आप ब्रेक नहीं कराएंगे, आप क्या करेंगे, उस वायर के बीच में एक स्विच लगा देंगे और वो स्विच ऑन और ऑफ का काम करेगा।
ऑन और ऑफ की वजह से कभी सर्किट क्लोज होगा, कभी सर्किट ओपन हो जाएगा। और अ बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपका एक कंप्लीट सर्किट तैयार हो गया। आप क्या बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्किट रेडी है। तो सर्किट के लिए आपको वायर भी चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, कोई ना कोई रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कोई रेजिस्टर चाहिए। इसे रेजिस्टर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, बल्ब वगैरह जो लगाते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होगा। तो वायर, लाइट बल्ब, रेजिस्टर्स, बैटरी, ये आपका पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सिंबल्स के आप लोग अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ अरेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए सर्किट के सिंबल्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आप लोगों को ये सारे के सिंबल्स याद रखने जरूरी हैं। अगर आप यहां पर सिंबल्स को नहीं समझोगे तो फिर आप अपने सर्किट डायग्राम को बनाते समय उन सिंबल्स का सही से यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। ये सेल है, सेल में हमेशा पहला ये बड़ा होता है, उसके बाद ये छोटा होता है। इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर बड़ा वाला हमेशा ये लार्ज वाला पॉजिटिव होता है, स्मॉल वाला नेगेटिव होता है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। बैटरी बनाने के लिए आप काफ़ी सारे सेल्स को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी बैटरी बनी है, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि ऐसे करके आप ऐसे लगा सकते हैं, यूँ करके ये कंटिन्यू लगते चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? इसमें 1 2 3 सेल की एक बैटरी होगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 सेल्स की एक बैटरी तैयार है। ये एक बैटरी है जिसके अंदर 3 सेल्स कंडक्टिंग है, और उस बैटरी से यहाँ पर वायर कनेक्टेड है। ये वायर जा रही है और ये इसके अंदर वायर जा रही है। उसके बाद प्लग की और स्विच ओपन। ये स्विच है, आप स्विच लगाते हैं। अब जब आप स्विच लगाएंगे तो आप इस तरीके का स्विच लगाएंगे। ये स्विच ओपन है क्योंकि इसके बीच में डॉट नहीं है। जब डॉट होता है तो वो स्विच क्लोज होता है। कुछ लोग स्विच इस तरीके से भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये वायर जा रही है, इस वायर से यहाँ पर ऐसे करके स्विच लगा दिया। ये स्विच लगा दिया, यहाँ से वायर इधर कनेक्ट हो गई, ये वायर इधर कनेक्ट हो गई। ये भी स्विच है दूसरे टाइप का। ये स्विच क्लोज है। अगर स्विच ओपन बनाना है तो ओपन स्विच बनाने के लिए आप इस तरीके से बनाएंगे। ये ओपन स्विच बनाने का ये तरीका, ये आपने स्विच ओपन कर दिया। तो स्विच ओपन का ये तरीका है। स्विच क्लोज वाला ये इससे मिलेगा, ये स्विच क्लोज का है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ओपन स्विच, ये भी ओपन स्विच है। स्विच क्लोज बनाने का सबसे आसान तरीका, आप इस तरीके से वायर लगाइए, एक एरो ओपन कीजिए, फिर वो एरो क्लोज कर दीजिए और उसमें डॉट का साइन लगाकर दूसरी तरफ वायर कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया स्विच क्लोज हो गया। तो सिंबल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वायर, 2 वायर को आपस में ज्वाइंट करना है, तो वायर लिया आपने, बीच में से कोई दूसरी वायर लेकर ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया। तो वायर को ज्वाइंट करने का तरीका, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। एक वायर दूसरी वायर को क्रॉस कर रही है, बस क्रॉस कर रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। ये यानी एक वायर नीचे से जा रही है और एक वायर उसके ऊपर से क्रॉस कर कर आ रही है। ये वायर नीचे वाली वायर से अटैच्ड नहीं है, जॉइंट नहीं है, बस ये एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का सबसे आसान तरीका, आप इस तरीके से बल्ब को ड्रॉ कर दीजिए। ये सबसे आसान वे है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का। आप इस तरीके का बल्ब आसानी से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये बल्ब ड्रॉ कर दीजिए आप। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स। और जब आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये तो जैसे बहुत सारे रेजिस्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो रेजिस्टर्स बनाने का तरीका आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ये रेजिस्टर्स बनाने का आपका तरीका है, क्लियर है ना? तो रेजिस्टर्स आप कितने लगा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टर्स जब तक उसके अंदर वायर के अंदर लगाओगे नहीं, तो जैसे बल्ब वगैरह, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा तो पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आपको पता चलेगा कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा उसके अंदर। तो ये तरीके आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंबल ध्यान रखना है कि आप सिंबल्स का कैसे अटैचमेंट करते हैं। और ये एक स्पेशल है जिसको आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके 2 डिफरेंट सिंबल बनाए गए हैं, ये और ये 2 अलग अलग सिंबल्स हैं। इन दोनों सिंबलों को ध्यान रखना है, इनका यूज कहाँ होता है। यहाँ पर इसके बारे में एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस विच कैन बी चेंज्ड, द रेजिस्टेंस विच कैन बी चेंज एज डिजायर्ड इज कॉल्ड ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो है कि वो अपनी इच्छा से अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा या बढ़ा भी सकते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा आपने बल्ब ले लिया, तो बल्ब जो है 100 वाट का है। अगर 100 वाट का बल्ब है तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, ये जितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा उतना ही रहेगा। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस का फायदा यह है कि यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं।
वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट, दूसरा नाम भी बोला गया इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट इज यूज्ड टू चेंज द करंट in a circuit without changing the voltage source like the cell और बैटरी। सेल और बैटरी के अंदर वोल्टेज को चेंज करे बिना करंट को चेंज करने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो रियोस्टेट का इस्तेमाल बिना वोल्टेज के चेंज करे करंट को सर्किट के अंदर चेंज करा देना। फिर से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, रियोस्टेट इज यूज्ड टू चेंज द करंट। एक मिनट, हाँ जी सर बोलिए। होता है, ये अमाउंट ऑफ करंट को मतलब कम और ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। करने के लिए, इसका मतलब ये होगा करंट को चेंज करना है हमें, वोल्टेज पे कोई असर नहीं आता। ओके सर, मतलब जैसे हम लगाते हैं, हाँ, करंट के अमाउंट को चेंज करना है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है रियोस्टेट इज यूज्ड टू चेंज द करंट इन ए सर्किट। अब सर्किट के अंदर अगर आप करंट चेंज कर रहे हैं तो अमाउंट को या तो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, लेकिन अगर आप अमाउंट को ज्यादा या कम कर रहे हैं तो उसके अंदर वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। आप अगर आप सिंपल रेजिस्टेंस या रेजिस्टर चेंज लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप करंट के अमाउंट को इंक्रीज और नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि वेरिएबल स्टेट का एक्चुअल में यूज क्या करना है हम लोगों को। आगे मूव करते हैं, सर्किट डायग्राम। अब ये आपका एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाया गया है और यहां पर सबसे पहले दो डायग्राम आपके सामने लिखे हुए हैं, एक ओपन और एक क्लोज सर्किट डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना आने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डायग्राम क्या बताता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का अपने सर्किट में यूज कैसे करते हैं, यानी उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का क्या तरीका है और उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। इस पूरी डेफिनेशंस को ही आप सर्किट डायग्राम कह सकते हैं। तो प्लेन शब्द में, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the component is called the circuit diagram। ओपन सर्किट डायग्राम और क्लोज सर्किट डायग्राम। यहां पर ओपन और क्लोज में सिर्फ आपको फर्क देखने को मिलेगा की का, की यहां पर ओपन है इसलिए ये डायग्राम ओपन है, यहां पर बल्ब आपको ग्लो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और यहां पर की क्लोज है, यानी ये जो डॉट लगा हुआ है जिसकी वजह से यहां पर बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि डायग्राम कंप्लीट हो रखा है और वहां पर चार्जेस वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इस बात को ध्यान रखना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और जो इनसाइड वायर के अंदर या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और इस तरीके से ये कंप्लीट डायग्राम है जिसमें आपको एक रेजिस्टर्स लगा के दिखाया हुआ है मेरे द्वारा। ये रेजिस्टर्स है, आप देख रहे होंगे, ये रेजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रेजिस्टर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस रेजिस्टर्स में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहां से मैंने कनेक्ट कर रखा है एक वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर लगाने का तरीका है। ये आपकी बैटरी लगी हुई है, 3 सेल्स की बैटरी है जिसमें ये पॉजिटिव होगा और ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एरो देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सेम ऐसे ही चल रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए जब वोल्टामीटर लगाया गया है तो वोल्टामीटर का लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव, और वापस से करंट ये मूव करता आ गया। और आपने यहां पर अब देखा कि आपने अपने सर्किट के सीरीज में एमीटर को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब है कि आप इस वायर में, इस सर्किट डायग्राम की वायर में कहीं पर भी एमीटर को प्लेस कर सकते हैं। ये एमीटर इस पूरे डायग्राम में, इस वायर में कितना करंट आ रहा है इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा, यहां पर 0, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ये बात मैंने आपको समझाई, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए यहां पर वोल्टेज वो V100 दिखा रहा है। वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितने वोल्ट की आप लोगों ने बैटरी लगाई हुई है। और यहां पर जो करंट दिखाया गया है वो करंट आ रहा है 100, तो करंट और वोल्टेज का जो एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशन है यहां पर, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है, आपके सर्किट डायग्राम को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आप लोगों को अभी तक ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैं बैक करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोगों को सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सर्किट डायग्राम क्लियर हो गए। सारे तरीके के सिंबल्स हैं, 9 सिंबल्स रिप्रेजेंट किए गए थे। उससे पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यहाँ पर उन्होंने साफ क्लियर कराया कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए उसके अंदर कुछ कंडक्टिंग पाथ की जरूरत पड़ती है, और उस पाथ में वायर्स, बल्ब एटसेट्रा वगैरह जरूरत पड़ेगी।
और उससे पहले हम बात करें तो हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, वायर के अंदर करंट का फ्लो तरीका क्या है। अगर वायर के अंदर आप करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं और वायर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया गया है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इनसाइड द वायर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन जो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट की डायरेक्शन जो बैटरी से निकल के उस वायर तक जा रही है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये चीजें आपने समझ लिया। बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव बताया गया है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टू पॉजिटिव समझाया गया है। तो ये आज के टॉपिक्स थे जो आप लोगों को मैंने समझा दिए। अब इसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो आप लोगों को करने हैं और उनका बहुत ध्यान रखना है कि कैसे किए जाएंगे। उस न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है कि करंट निकालने के लिए Q डिवाइड बाई T। Q का मतलब ही होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यहाँ पर मैं दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितने क्वांटिटी चार्ज मूव कर रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट हमेशा कूलाम में करते हैं, यानी कैपिटल C में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कूलाम डिवाइड बाई 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर करंट कब आएगा, जब किसी भी वायर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, 1 कूलाम चार्जेस 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो उस वायर के अंदर जो करंट आएगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, और आपको जो करंट बताया हुआ है यानी जो I की वैल्यू है वो आपके पास 0.25 एम्पियर बताई गई है फॉर 20 मिनट्स, और टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स। इसका मतलब हो गया T बराबर हो गया 20 मिनट। 20 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे, 20 इंटू 60, 6 2 ज़ा 12, 1200 सेकंड टाइम हो गया आपका। ये एक्चुअल में जो टाइम है वो 1200 सेकंड्स है। आपको बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपको चार्ज निकालना है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, उस सर्किट में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो करंट का फार्मूला आपने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है तो I इंटू टी कर दीजिए। I की वैल्यू हो गई 0.25 एम्पियर इंटू टाइम आपको दे रखा है 1200 सेकेंड, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 25 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो से डेसिमल आगे आ जाएगा 25 इंटू 12, और इसको सॉल्व करिए। 12 5 ज़ा 60 का 0, 6 बचा, 12 2 ज़ा 24 और 6 300 कूलाम। तो कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसके अंदर, 300 कूलाम चार्जेस फ्लो करेंगे। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा क्वेश्चन का सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर ऐसे करके लिखेंगे, यूं करके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर, इज 300 कूलाम। ये है आपको क्वेश्चन करने का तरीका। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या अमाउंट वैल्यूज दे रखी हैं और हमें क्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला सिंपल है, I बराबर Q अपॉन T। अगर इस फॉर्मूले में कोई भी 2 वैल्यूज दे रखी है तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q निकालने के लिए आप फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, I इंटू टी, और अगर आपको टाइम निकालना है तो Q अपॉन I। ध्यान ये रखना है टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड में होनी चाहिए, करंट यानी I हमेशा एम्पियर में होनी चाहिए, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमेशा कूलाम में होना चाहिए। ये यूनिट का भी समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिनट में दे रखा था, आपने टाइम की जगह मिनट ही लगा दिया, 20 मिनट, टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट। अब पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट। अब आपको सर्किट में करंट निकालना है। चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलाम। तो आपको जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रखे हैं अब वो दे रखे हैं 20 कूलाम, सही है। और टाइम जो दे रखा है, टाइम बराबर है 40 सेकेंड। तो यहाँ पर बहुत आसान है टाइम करंट निकालने के लिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई T, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया आपके लिए 20, और टाइम हो गया जी 40। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो I की वैल्यू आ गई 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं
0.5 एम्पियर। ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एग्जाम में ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। आप लोग अपना बेस को अच्छा करिए बस, और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सीखिए। बहुत हाई फाई कोई क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन बेसिक जितने आप अच्छे से करेंगे उतने ही आपको आसानी होगी करने में, और कोई इतने मुश्किल नहीं है उसके अंदर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे लिखा है रेडियो सेट ड्रोज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। एक रेडियो सेट है, उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो 0.36 एम्पियर आ रहा है, और टाइम कितना लग रहा है उसके अंदर? 15 मिनट का। तो टाइम जो दे रखा है वो है यहाँ पर 15 मिनट। अब इस 15 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 50 इंटू 60, 15 इंटू 60, 15 6 900 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 900 सेकेंड। और जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो है 0.36 एम्पियर। 0.36 है ये, 0.36 एम्पियर। आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है। आप कैलकुलेट द, यहाँ पर ही बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उस सर्किट में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालने के लिए I इंटू टी कर दीजिए। करंट की वैल्यू 0.36, और टाइम कितना लग रहा है उसके अंदर? 900। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये बचेगा सिर्फ 36 इंटू 9, क्योंकि 2 0 हैं और 2 डेसिमल यहाँ से मूव कर जाएगा इस ओर, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 36 बचेगा। 36 इंटू 9, 9 6 54 का 4, 5 बचा, 9 3 27, और 27 में 5 जोड़ा तो 32 कूलाम। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव कितने करेगा उसके अंदर? 324 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गए। तो आज के जो टॉपिक मेरा शुरू हुए थे वो टॉपिक्स में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो भी एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी फ्लो करने की, कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट कैसे बताई गई है, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर उसके सिंबल्स और सर्किट डायग्राम। तो आज इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा हमारा ओम्स लॉ। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पिछला रिवीजन जरूर कर कर आना है। रिवाइज अगेन, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स को आप लोगों को दोबारा रिवाइज करके ही बैठना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।